जय श्री राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं स्टडीज विद ईक्यू और मैं सिमरन आप सभी के साथ आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ लूसेंट की बुक का आगे का पार्ट। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम लूसेंट की बुक को कंप्लीट कर रहे हैं, अब उसी की नेक्स्ट सीरीज को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष और उसके कुछ इंपोर्टेंट तथ्य। ओके फ्रेंड्स, तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। पहला अंग्रेज विरोधी जो संघर्ष था वह सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की क्या की थी? स्थापना की थी। तो जो दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने इंग्लैंड में जाकर के भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। और कब की थी ये? 1887 में। 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का जो रुख था वह कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया था। नौरोजी, दत्त और वाचा ने धन के निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो कौन किस चीज का प्रतिपादन किया था? धन के निकास का प्रतिपादन। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का भी वर्णन किया था और अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इन्होंने ऐसा सिद्धांत का वर्णन किया था। तो दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी पुस्तक है, इंपोर्टेंट है ये। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का जो चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय डब्ल्यू.सी. बैनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बैनर्जी जो थे, यह ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे और ये चुनाव हार गए थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय की बात करें तो वे दादा भाई नौरोजी थे। यानी कि अगर प्रथम सदस्य की बात करी जाए जो चुने भी गए तो वे दादा भाई नौरोजी हैं ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में। और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ा लेकिन वह जीते नहीं, ऐसे भारतीय कौन थे? तो वे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिसबरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। तो किसने जीता था चुनाव? तो ये दादा भाई नौरोजी ने जीता था। कहां से? फिसबरी से जीता था 1892 ईस्वी में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। तो घोषणा कब की थी बंगाल विभाजन की? किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने। और ये घोषणा की थी 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। तो स्वदेशी आंदोलन की जो घोषणा की गई थी कब की गई थी? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में यह घोषणा की गई थी। और ये किसका विरोध चल रहा था? बंगाल विभाजन का। जो किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। तो पूरे बंगाल में कौन सा दिवस मनाया गया था? शोक दिवस। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इनके द्वारा इसे राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए थे। तो जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में, इसमें वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए या बंगाल एक है ऐसे प्रकार के नारे लगाए गए थे। एक नोट दिया गया है आपको। स्वदेशी आंदोलन का जो विचार है सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन जो था इसका जो विचार दिया गया था सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र का पत्र था संजीवनी में 1905 में क्या किया गया था? इसे प्रस्तुत किया गया था। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जो मतलब आंध्र प्रदेश के जो डेल्टा वाला इलाका है ना, वहां पर स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व जो है वह सैयद हैदर राजा, मद्रास के चिदंबरम पिल्ले और पूना व मुंबई में तिलक ने तथा पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व कौन कर रहा था? सैयद हैदर राजा। और मद्रास में चिदंबरम पिल्ले जी इसका नेतृत्व कर रहे थे और पूना व मुंबई में जो तिलक थे इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। साथ ही पंजाब में लाला लाजपत राय जो थे इसका नेतृत्व कर रहे थे। किसका? स्वदेशी आंदोलन का। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की थी। तो फर्स्ट टाइम स्वराज्य की मांग किसने रखी थी? तो ये दादा भाई नौरोजी ने रखी थी जब कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था ना 1906 में।
तो उस अधिवेशन में कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी, दादा भाई नौरोजी ने, और स्वराज्य की पहली बार मांग भी प्रस्तुत की थी। आगे एक नोट है, स्वराज शब्द का पहली बार जो यूज किया गया था, प्रयोग किया गया था, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। यानी पहली बार स्वराज्य की मांग तो प्रस्तुत की थी दादा भाई नौरोजी ने, और स्वराज्य शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया था ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आपको यहाँ पे कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणियां दी गई हैं, जो अंग्रेज अधिकारियों ने टिप्पणियां कांग्रेस पर कसे थे वो आपको दिए गए हैं। जैसे डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व ही करती है। कर्जन का कहना था कि कांग्रेस तो लड़खड़ाकर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांति पूर्वक मरने में मदद कर सकूं। ये किसने कहा था? कर्जन ने कहा था। अरविंद घोष ने कहा था कि कांग्रेस तो क्षय रोग से मरने वाली है। तो किसने कहा था? ये अरविंद घोष ने कहा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने इन्हें पदों के लिए भूखे राजनीतिज्ञ बोला था। अश्विन कुमार दत्त की बात करें तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो सम्मेलन है वह 3 दिन का तमाशा है। किसने कहा था 3 दिन का तमाशा है? अश्विन कुमार दत्त ने। लाला लाजपत राय ने बोला कि कांग्रेस तो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। तो किसके दिमाग की उपज है? लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, और ऐसा कहा था लाला लाजपत राय ने। विपिन चंद्र पाल ने कहा था कि कांग्रेस तो याचना करने वाली एक संस्था है, मतलब ये तो याचना करती है ऐसी संस्था है, और ये कहा था विपिन चंद्र पाल ने। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादी, देखिए उग्रवादी जिन्हें गरम दल और उदारवादी जिन्हें नरम दल के नाम से जाना जाता है, इस नामक 2 दलों में यह विभाजित हो गई थी। कब? 1907 में सूरत में ये बट गई थी 2 दलों में, एक तो गरम दल था और एक नरम दल था। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, इसमें अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी, इस अधिवेशन की। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा था, और यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। कौन सा गीत? तो देखिए दोस्तों, आमार सोनार जो बांग्ला है यही आगे जाके राष्ट्रगीत बना, किसका? बांग्लादेश का। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्विन कुमार दत्त ने वारिसल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की थी। तो स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? अश्विनी कुमार दत्ता ने की थी, और यह स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए इस समिति की स्थापना की गई थी। और कहाँ की गई थी? तो ये वारिसल में की गई थी। अब आगे आपको 1893 ईस्वी के वर्ष के ऊपर कुछ बिंदु दिए गए हैं। जैसे 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे थे। कौन पहुंचे थे? तो स्वामी विवेकानंद, और इनका जो कार्यकाल रहा था ये 1863 से 1902 तक रहा था। सितंबर 1893 ईस्वी में वहां पर यह हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन 2 मिनट बोलने का समय इनको दिया गया था। जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ किया, तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें ही बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में ला करके खड़ा कर दिया, और इन्हें तूफानी हिंदू के नाम से भी जाना जाता है। किनको? स्वामी विवेकानंद जो हैं इनको तूफानी हिंदू के नाम से भी जाना जाता है। 1893 ईस्वी में 14 वर्ष के बाद योगीराज अरविंद घोष की भारत भूमि पर वापसी हुई। कौन आया था? योगीराज अरविंद घोष। और इनका जो काल था ये 1872 से 1950, यानी 1872 में जन्म और मृत्यु 1950 में, और ये भारत की भूमि पर वापसी हुई थी 14 वर्ष के बाद 1893 में। किसकी? योगीराज अरविंद घोष की। 1893 ईस्वी में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लैंप फॉर ओल्ड प्रकाशित किया था। तो न्यू लैंप फॉर ओल्ड किसने प्रकाशित किया था? तो योगीराज अरविंद घोष ने। 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट भारत आई थी, और वे वाराणसी शहर में रहने लगी थी। तो जो एनी बेसेंट थी ये कब आई थी? 16 नवंबर 1893 को आई थी ये भारत में, और वाराणसी शहर में ये रहती थी। और इन्होंने कहा था कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूं और संस्कृति से भी मैं तुम ही लोगों में से एक हूं। तो अगर ये आपसे कथन पूछा जाता है
कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूं और संस्कृति से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूं। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो आएगा आंसर आपका क्या? एनी बेसेंट। नेक्स्ट है आपके पास 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो 1893 में जो महात्मा गांधी थे ये कहाँ गए थे? अब्दुल्ला सेठ नामक एक व्यापारी था, तो उसी मुकदमे के सिलसिले में ये दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। महात्मा गांधी का जो काल था वो क्या था? 1869 से 1948 ईस्वी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से 1893 ईस्वी का जो वर्ष था काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन स्थापित की थी। किसने की थी स्थापित? तो यह चापेकर बंधुओं ने की थी नासिक में। बंगाल में क्रांतिकारियों का जो पहला प्रमुख संगठन अनुशीलन समिति था। ये पूछा जाता है कि अनुशीलन समिति के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 24 मार्च 1903 को हुई थी और संस्थापकों के अनुरोध पर बैरिस्टर थे प्रथम नाथ मित्र। इसका नेतृत्व किया था, इन्हें पी मित्र के नाम से भी जानते हैं। नेतृत्व किसने किया था अनुशीलन समिति का? तो प्रथम नाथ मित्र ने किया था और 24 मार्च 1903 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर था, मुख्यालय इसका कलकत्ता में था। और इसकी प्रथम जो कार्यकारिणी थी इसमें टोटल 5 सदस्य थे, जिसमें सबसे पहले थे प्रथम नाथ मित्र जो इसके अध्यक्ष थे, दूसरे थे चितरंजन दास और तीसरे थे अरविंद घोष जो इसके उपाध्यक्ष थे। सुरेंद्र नाथ ठाकुर की बात करें तो इसके कोषाध्यक्ष थे ये, और सिस्टर निवेदिता थी जो कि कार्यकारिणी की सदस्य थी। तो टोटल ये 5 सदस्य इस अनुशीलन समिति में थे। स्थापना 24 मार्च 1903 को हुई थी। प्रथम नाथ मित्र इसके अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद घोष उपाध्यक्ष थे। हेडक्वार्टर कलकत्ता में था इसका। काफी इंपोर्टेंट है ये। 1906 में अनुशीलन समिति का जो पहला सम्मेलन हुआ, ये कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ। अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो खून का बदला खून। आपको नीचे एक नोट दिया गया है कि भारत का गजेटियर 5/2 के पेज 564 पर अनुशीलन समिति की स्थापना 1906 में वारिंदर कुमार घोष ने की थी, ऐसा दिया गया है। आगे चलकर वारिंदर कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य एवं भूपेंद्र नाथ दत्त का जो गुट था यह अनुशीलन समिति पर प्रभावी हो गया और उन्होंने आंदोलन को उग्रता प्रदान की थी। किसने उग्रता प्रदान की थी इस आंदोलन को? तो इसको एक तो वारिंदर कुमार घोष ने, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त ने उग्रता प्रदान की थी। इन लोगों ने 1905 में भवानी मंदिर नामक अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की थी। तो भवानी जो मंदिर नामक एक पुस्तक थी ये 1905 में आई थी, प्रकाशित हुई थी, और ये की किसने थी? वारिंदर कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त ने, जिसमें कहा गया कि क्रांतिकारी राजनीतिक सन्यासी का जीवन तब तक बिताएंगे जब तक कि स्वाधीनता प्राप्त ना हो। अक्टूबर 1907 में अविनाश चंद्र भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित वर्तमान रणनीति उनकी दूसरी पुस्तक थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान रणनीति किसकी लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी, तो अविनाश चंद्र भट्टाचार्य के द्वारा, जिसमें कहा गया था कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए फौजी शिक्षा और युद्ध आवश्यक है। इसके लिए छापामार युद्ध अपनाने के लिए कहा गया था। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा और जिन्होंने रूसी क्रांति निकोलस सनफ्रांस्की से बम बनाना सीखा था। तो बम बनाना किसने सीखा था? हेमचंद्र दास कानूनगो ने, और इनको पेरिस भेजा गया था किसके द्वारा? अनुशीलन समिति के द्वारा भेजा गया था। वारिंदर कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और अविनाश चंद्र भट्टाचार्य ने 1906 ईस्वी में युगांतर नामक एक साप्ताहिक पत्रिका भी प्रकाशित की थी। तो किसने की थी युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित? तो ये 1906 में वारिंदर कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और अविनाश चंद्र भट्टाचार्य ने ही की थी। युगांतर के प्रथम संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त को 1907 ईस्वी में 1 वर्ष की कड़ी सजा दी गई। 1908 में यह पत्र बंद कर देना पड़ा था। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्र एवं पुलीन दास ने 1904 में ढाका में की थी। ढाका में इसकी लगभग 500 शाखाएं थी। तो ढाका में जो अनुशीलन समिति थी इसकी स्थापना किसने की थी? पी मित्र और पुलीन दास ने 1904 में की थी। और कहाँ की थी? ढाका में की थी। और इसमें लगभग कितनी शाखाएं थी? तो इसमें 500 शाखाएं थी। 11 दिसंबर 1908 को अनुशीलन समिति गैर कानूनी घोषित कर दी गई थी। कब गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था अनुशीलन समिति को? तो 11 दिसंबर 1908 को। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया
और गलती से बम जो था वह कनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया, जिससे 2 महिलाओं, प्रिंगले की पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई थी। चाकी ने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। तो किसको फांसी दे दी गई थी? खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी और इनकी एज क्या थी? 18 वर्ष की इनकी एज थी और 11 अगस्त 1908 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। मतलब प्रफुल्ल चाकी थे और खुदीराम बोस थे। इन्होंने क्या किया? किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। ये मुजफ्फरपुर का क्या था? जज था। 1908 में यह प्रयत्न किया, लेकिन गलती से जो बम था वह कनेडी की गाड़ी में गिर गया था, जिससे 2 महिलाएं थी, एक तो प्रिंगले की पत्नी थी और बेटी थी। दोनों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और जो चाकी था उसने क्या कर लिया था? उसने आत्महत्या कर ली थी। जो प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर ली, लेकिन जो खुदीराम बोस था उसको फांसी दे दी गई 18 वर्ष की आयु में। आगे आपको खुदीराम बोस के बारे में दिया गया है कि इनका जो जन्म है 1889 में हुआ। इनके गांव की बात करें तो हबीबपुर इनका गांव था, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में। पकड़ने वाली जो पुलिस थी फतेह सिंह और शिव प्रसाद मिश्र, जो पकड़ने वाली पुलिस थी। खुदीराम बोस के मुकदमे में जो जज था वे कर्णडफ था। सरकारी वकील की बात करें तो वह मानुक और विनोद मजूमदार इनके सरकारी वकील थे। और खुदीराम बोस की ओर से जो वकील था वह कालीदास बोस था। और फांसी की तारीख क्या थी? 11 अगस्त 1908 को। इन्होंने एक हाथ में गीता को ले रखा था खुदीराम बोस ने और फांसी के तख्ते पर जाकर ये खड़े हो गए थे। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता बारिंद्र कुमार घोष थे। अलीपुर षड्यंत्र केस के बारे में पढ़ते हैं कि अलीपुर षड्यंत्र केस 18 मई 1908 को कलकत्ता के अलीपुर अदालत में 31 व्यक्तियों की अवैध शस्त्र रखने के कारण पेश किया गया था और इन व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण गिरफ्तार भी किया गया था। देखिए अलीपुर षड्यंत्र केस था कि 18 मई देखिए कि 18 मई 1908 को कलकत्ता की अलीपुर अदालत थी, वहां पे 31 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण वहां पेश किया गया और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। 19 अगस्त 1908 को 30 आदमियों को सेशन जज के सुपुर्द किया गया और 7 सितंबर 1908 को 7 और आदमियों को इस मुकदमे में शामिल कर दिया गया। यही मुकदमा अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। इस केस के सरकारी गवाह नरेंद्र नाथ गोसाई को अलीपुर जेल में सत्येंद्र नाथ घोष एवं कन्हई लाल दत्त ने गोली मार दी थी। तो किसको गोली मार दी गई थी? तो नरेंद्र नाथ गोसाई थे, जो इसके क्या थे? सरकारी गवाह थे। इनको गोली मार दी गई थी सत्येंद्र नाथ घोष एवं कन्हई लाल दत्त ने। इसके लिए दोनों को फांसी की सजा दे दी गई थी। किस किस को फांसी की सजा दे दी गई थी? सत्येंद्र नाथ घोष को और कन्हई लाल दत्त को, क्योंकि उन्होंने गोली मार दी थी नरेंद्र नाथ को। बारिंद्र कुमार घोष, उल्लासकर दत्त और हेमचंद्र दास और उपेंद्र नाथ बनर्जी को आजीवन काला पानी की सजा दे दी गई थी। काला पानी की सजा काफी टफ हुआ करती थी और यह सजा बारिंद्र कुमार घोष को, उल्लासकर दत्त को, हेमचंद्र दास को और उपेंद्र नाथ बनर्जी को आजीवन क्या दे दी गई? काला पानी की सजा दे दी गई। बाकी लोगों को 10 वर्ष, 7 वर्ष और 5 वर्ष की सजा दी गई। इस मुकदमे में अरविंद घोष छोड़ दिए गए थे, मतलब इस मुकदमे में जो अरविंद घोष थे उनको छोड़ दिया गया। तब इन्होंने क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर के पांडिचेरी में अपना आश्रम ओरेविले स्थापित किया था। ओरेविले जो आश्रम था किसका था? ये अरविंद घोष का था। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक एक संस्था स्थापित की थी। तो अभिनव भारत नामक संस्था किसने स्थापित की थी? तो 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने की थी महाराष्ट्र में। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पी.एन. बापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए थे। तो बम बनाने की कला सीखने के लिए कौन गया था पेरिस? तो पी.एन. बापट जो है ये गए थे और ये इसी ही अभिनव भारत संगठन के सदस्य थे। विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर ने देशभक्ति से पूर्ण कुछ कविताओं की रचना की थी। किसने की थी? तो ये विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई थे गणेश सावरकर और इन्होंने ही देशभक्ति से पूर्ण क्या लिखी थी? कविताओं की रचना की थी। जिस कारण नासिक कहाँ पड़ता है आपका? महाराष्ट्र में। तो नासिक के जज जैक्सन ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया और 8 जून 1909 को आजीवन निर्वासन का दंड भी इन्हें दे दिया गया और इस सजा को सर्वथा अनुचित मानकर अभिनव भारत ने जैक्सन से बदला लेने का विचार किया था।
जैक्सन के विदाई समारोह में 21 दिसंबर 1909 की रात को एक नाटक खेला जा रहा था। ज्यों ही जैक्सन इसे देखने के लिए फाटक पर पहुंचा, अनंत लक्ष्मण कन्हारी ने उसे गोली मार दी। किसको गोली मार दी थी? तो जैक्सन को गोली मार दी किसने? अनंत लक्ष्मण कन्हारी ने। जैक्सन की हत्या के अभियोग में अनंत लक्ष्मण कन्हरे और कृष्णजी गोपाल कर्वे और विनायक नारायण देशपांडे को 19 अप्रैल 1911 को दे दी गई थी फांसी। अनंत लक्ष्मण कन्हरे, कृष्णजी गोपाल कर्वे और विनायक नारायण देशपांडे को फांसी दे दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे, इनका जो जन्म हुआ था यह महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था और 23 जुलाई 1856 को इनका जन्म हुआ था बाल गंगाधर तिलक का। 1881 में उन्होंने साप्ताहिक पत्र मराठा, जो कि अंग्रेजी समाचार पत्र था, और एक दैनिक पत्र केसरी, ये भी एक मराठी था, नामक 2 पत्रों के द्वारा नव जागरण प्रारंभ किया था। तो मराठा और केसरी ये दोनों ही पत्र किसके द्वारा रचित थे? तो ये दोनों ही पत्र बाल गंगाधर तिलक के द्वारा रचित थे। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। तो जो तिलक थे, इनके द्वारा ही गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव ये मनाना प्रारंभ हुआ था। 1893 से तो गणपति उत्सव और 1895 से शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया गया। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। 1897 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास इन्हें हुआ था। फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष का इन्हें कारावास मिला। 1908 से 1914 तक वर्मा के मॉन्डले जेल में 6 वर्ष इनको काटने पड़े थे। किनको काटने पड़े थे? तिलक को। और तिलक को सजा सुनाने वाले जज का नाम दावर था, यानी दावर नामक एक जज था, उसने तिलक को सजा सुनाई थी। आगे एक नोट दिया गया है कि वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था और जिसके लिए तिलक ने उन पर मान हानि का मुकदमा भी किया। ये इंपॉर्टेंट है कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो तिलक को कहा जाता है। और किसने कहा था? ये वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में ऐसा कहा था और जिस पर मानहानि का मुकदमा फिर दर्ज किया इसके खिलाफ में फिर तिलक ने। प्लेग के समय की ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर और बालकृष्ण ने 22 जून 1897 को प्लेग अधिकारी रैंड और एयर्स्ट की क्या कर दी गई? हत्या कर दी। किसने कर दी थी? चापेकर बंधु दामोदर और बालकृष्ण ने। कब की थी? 22 जून 1897 को प्लेग अधिकारी किसकी? एक तो रैंड की और एक एयर्स्ट की हत्या कर दी। महाराष्ट्र से क्रांतिकारी पत्र था काल, इसका संपादन किसने किया था? तो परांजपे ने इसका संपादन किया था। 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की क्या की थी? स्थापना की। और श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि क्रांतिकारियों का पिता किसे कहते हैं, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा को कहते हैं। और 1905 में ही लंदन के अंदर श्यामजी जो कृष्ण वर्मा थे, इन्होंने इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इंडियन होम रूल लीग की सोसाइटी थी जो इसकी स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। लंदन में की थी, 1905 में की थी। क्रांतिकारियों का पिता पूछे तो कौन है? श्याम कृष्ण वर्मा। अरविंद नाथ टैगोर ने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की, जिससे प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति का संरक्षण और विकास हुआ। तो देखिए, अरविंद नाथ टैगोर थे, 1906 में इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। किसने? अरविंद नाथ टैगोर ने। न्यू इंडिया नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र 1906 में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र विपिन चंद्र पाल ने निकाला था। यानी एक तो न्यू इंडिया नामक जो कि अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था और एक वंदे मातरम नामक समाचार पत्र 1906 में ये विपिन चंद्र पाल ने ही दोनों समाचार पत्र प्रकाशित किए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्ला खां के निमंत्रण पर एक सम्मेलन हुआ। नवाब वकारुल मुल्क ने इसके अध्यक्ष बने और इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का क्या हुआ था? उदय हुआ था। इसका मुख्यालय लखनऊ में था। लीग का जो संविधान था वह 1907 में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम जो अधिवेशन है वह 1908 में अमृतसर में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता की बात करें तो सैयद इमाम ने इसकी अध्यक्षता की थी। यानी कि 30 दिसंबर 1906 को ढाका के एक नवाब थे सलीम उल्ला खां,
इनके निमंत्रण पर एक सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन के अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो वाकारुल मुल्क को बनाया गया था, एक नवाब था। और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जो है इसका उदय भी इसी ही सम्मेलन में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर था लखनऊ। और लीग का जो संविधान था ये बनाया गया था 1907 को, कहां पे, कराची में। और इस संविधान के अनुसार प्रथम जो अधिवेशन हुआ था ये कहां पे हुआ था, अमृतसर में हुआ 1908 में। और अध्यक्षता किसने की, सैयद इमाम ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इस अधिवेशन में आगा खां को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाया गया था। कौन से अधिवेशन में, अमृतसर अधिवेशन 1908 में आगा खां जो था इसको क्या बनाया गया, मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाया गया। इसी ही अधिवेशन में मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की मांग भी की गई थी। कौन से अधिवेशन में, अमृतसर अधिवेशन में, जिसको 1909 में मार्ले मिंटो सुधार ने मान लिया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। तो जो मुस्लिम लीग था ना, इसने बंगाल विभाजन का क्या किया था, तो बंगाल विभाजन का इसने समर्थन किया था। 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में खोली गई जिसे सैयद अमीर अली ने स्थापित किया। यानी कि लंदन के अंदर मुस्लिम लीग की एक शाखा खोली गई 1908 में, जिसे सैयद अमीर अली ने क्या किया, स्थापित किया। भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी। कौन सी, भीकाजी रुस्तम कामा जो थी यह भारतीय मूल की एक फ्रांसीसी नागरिक थी, जो कि जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती हैं। कौन जानी जाती हैं, तो यह भीकाजी रुस्तम कामा जो हैं यह जानी जाती हैं। यह विदेशी धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की पहली घटना है और यह कार्य किसने किया था, भीकाजी रुस्तम कामा ने किया था। और यह भारतीय मूल की क्या थी, फ्रांसीसी नागरिक थी। इनके माता पिता क्या थे, पारसी थे। कौन के, भीकाजी रुस्तम कामा के माता पिता पारसी थे। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम किया था। किसने, भीकाजी कामा ने जो है निजी सचिव के रूप में काम किया था दादा भाई नौरोजी के साथ में। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मार करके हत्या कर दी। तो गोली मार दी थी किसको, विलियम कर्जन वाइली को। और किसने मारी थी, मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को। 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को मृत्यु दंड दे दिया गया था। 21 दिसंबर 1909 को अनंत कान्हेरे ने जैक्सन को गोली मार दी थी। तो जैक्सन को गोली किसने मारी थी, अनंत कान्हेरे ने मारी थी। और कब, 21 दिसंबर 1909 को। वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मैरी के स्वागत में किया था। किसने किया था, लॉर्ड हॉर्डिंग ने किया था। और ये वायसराय था। 1911 में दिल्ली का भव्य दरबार सजाया था इसने। और सम्राट जो जॉर्ज पंचम था इंग्लैंड का और मैरी इसकी वाइफ थी, उसके स्वागत में किया था। इन्होंने यहाँ पे कुछ आकर घोषणाएं की थी, जैसे कि बंगाल विभाजन को रद्द किया इन्होंने और बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिला करके अलग एक प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। तो जो बिहार था वह अलग राज्य बना दिया गया जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया इन्होंने। और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी। 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका था। किसने लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका था, तो रास बिहारी बोस थे। इन्होंने दिल्ली में इस लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका था 23 दिसंबर 1912 को। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इनमें जो प्रमुख थे वे थे मास्टर अमीचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास और हनुमंत सहाय एवं बलराज। इन सभी को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। आगे आपको अरुणडेल कमेटी के बारे में दिया गया है। लॉर्ड मिंटो ने 1906 ईस्वी में राजनीतिक सुधारों के लिए 4 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया। एटी अरुणडेल के नेतृत्व में इसे किया गया था। यानी नेतृत्व किसने किया था इस समिति का, एटी अरुणडेल के नेतृत्व में। इसने अपनी सिफारिश में भारत के विभिन्न परिषदों के विस्तार के साथ एक सामंतों की समिति बनाए जाने की भी अनुशंसा की तथा विभाजित बंगाल को पुनः एक कर देने की भी संस्तुति इसने की थी। किसने, अरुणडेल कमेटी ने की थी। उन्हीं में से दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई थी। किस किस को फांसी दे दी गई थी, तो अमीचंद को, अवध बिहारी लाल को, बाल मुकुंद को, बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई थी। और दीनानाथ क्या बन गया था, गवाह बन गया था सरकारी। तो ये पूछा जा सकता है कि किसको फांसी नहीं दी गई थी या दी गई थी। 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में
गदर पार्टी की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। सोहन सिंह भाखड़ा इसके प्रथम अध्यक्ष रहे इस गदर पार्टी के, और लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री तथा काशी राम कोषाध्यक्ष इसके चुने गए थे। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। तो गदर अखबार का पहला अंक कब प्रकाशित हुआ था, तो 1 नवंबर 1913 को, जो कि उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में छपने लगा था, और इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था कि अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा, यानी कि जो आपका गदर अखबार था उसका जो पहला पेज था उस पे ये छपता था कि अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा, और यह पहले उर्दू में और बाद में यह गुरुमुखी में छपने लगा था। कोमागाता मारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 ईस्वी में किराए पर लिया था। तो किसने लिया था किराए पे, बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराए पे लिया था किसको, कोमागाता मारू एक जापानी जहाज था जिसे किराए पे लिया था, और यह जलयान 351 यात्रियों के साथ में 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा था। कहां पहुंचा था ये, हुगली पहुंचा था। बजबज नामक एक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष भी हुआ। 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री जो थे वे घायल हो गए थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य हृदयनाथ कंजरू ने इलाहाबाद प्रयागराज में सेवा समिति के क्या की थी, स्थापना की थी। तो सेवा समिति की स्थापना किसने की थी, हृदयनाथ कंजरू ने की थी। और ये किसके सदस्य थे, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य हृदयनाथ कंजरू ने इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी। 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने केसरे ए हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। तो महात्मा गांधी जो थे इनके पास कौन सी उपाधि दी थी, इनको केसरे हिंद की उपाधि दी थी। कब, 1915 में अंग्रेज सरकार ने। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में ये लखनऊ अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस के दोनों ही दल एकता में हो गए थे, मतलब सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ उसमें तो दोनों दल, गरम दल और नरम दल दोनों बट गए थे भागों में, और लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, इसमें दोनों ही जो दल थे वे एकता यानी एक हो गए थे। इसी ही अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर के एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी, यानी मुस्लिम लीग भी कांग्रेस समिति के साथ मिल गई और साथ में संयुक्त समिति की स्थापना इन्होंने कर दी थी। मुस्लिम लीग के 1916 के सम्मेलन, लखनऊ सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वे किसने की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। जिन्ना और तिलक के विशेष प्रयास से ही 1916 में लीग और कांग्रेस के बीच क्या हुआ था, समझौता हुआ था। यानी जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी इनके बीच जो समझौता हुआ था, एक तो बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों के ही विशेष प्रयासों से हुआ था 1916 में। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो पूना में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी, और किसकी प्राप्ति के लिए, स्वशासन की प्राप्ति के लिए 28 अप्रैल 1916 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष जोसेफ बप्तिस्ता एवं सचिव एनी केलकर थे। तिलक ने अपने अखबार मराठा जो कि अंग्रेजी का था और केसरी जो कि मराठी का था, इनके माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार और प्रसार किया था। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में अड्यार जो कि मद्रास में पड़ता है वहां पर होम रूल लीग की स्थापना की थी। यानी एनी बेसेंट थी, उसने अड्यार मद्रास में पड़ती है जगह, सितंबर 1916 में इसने भी होम रूल लीग की स्थापना की थी। और जो जॉर्ज अरुंडेल था, इसे लीग जो होम रूल लीग थी इसका क्या बनाया गया था, सचिव बनाया गया था। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुब्रमण्यम अय्यर और जिन्ना तथा तेज बहादुर सप्रू इस लीग से ही जुड़े हुए थे। कौन कौन जुड़े हुए थे, तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुब्रमण्यम अय्यर, जिन्ना और तेज बहादुर जो थे यह इससे जुड़े हुए थे। इस होम रूल लीग का प्रचार प्रसार एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ द्वारा किया था। यानी कॉमनवेल्थ किसका साप्ताहिक पत्र था, तो एनी बेसेंट के द्वारा संचालित होता था, और न्यू इंडिया एक दैनिक पत्र था, ये भी एनी बेसेंट का था। आगे एक नोट गिवन है आपको कि गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने संगठन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी। किसने नहीं दी थी, यह राजनीतिक गुरु थे किसके, महात्मा गांधी के, गोपाल कृष्ण गोखले, और इन्होंने होम रूल लीग जो थी इस आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी थी अपने सदस्यों को। और इनका संगठन कौन सा था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसीलिए लोग इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहते हैं। किसको कहते हैं भर्ती कराने वाला सार्जेंट, तो गांधी जी को कहते हैं। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब ही साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। कब की थी, 1916 में। कहां पे की थी, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी किसने, गांधी जी ने। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने
गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था? किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने प्रेरित किया था। चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। अंग्रेज अधिकारी एमन ने शुक्ल जी 25 वर्ष तक लड़ते रहे थे। तो जो अंग्रेज अधिकारी एमन था, इससे जो शुक्ल थे, कौन? राजकुमार शुक्ल थे, ये 25 सालों तक इससे लड़ते रहे थे और इनकी मृत्यु 54 वर्ष की आयु में 20 मई 1929 को हो गई थी। गांधी जी ने उन्हें श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपए भेजे और कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। भारत में सत्याग्रह का पहला जो प्रयोग था यह 1917 ईस्वी में चंपारण जो बिहार में पड़ता है वहां पे किया गया। मतलब सबसे पहले जो सत्याग्रह का यूज किया गया तो यह 1917 में चंपारण में ही किया गया था। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा को भी समाप्त करना पड़ा था। 3 कठिया खेती अंग्रेज मालिकों के द्वारा बिहार के चंपारण जिलों के रैयतों यानी कि किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन लागू 3 तरीकों में से एक था। 3 कठिया खेती। खेती का अन्य 2 तरीका कुर्तोली और कुश्की कहलाता था। मतलब 3 प्रकार की खेती होती थी जिसमें 3 कटिया खेती इसी के प्रकार थे। उसमें नील की खेती के लिए इनसे जबरन क्या है, टैक्स वसूला जाता था। और खेती के अन्य 2 तरीके थे, एक तो कुर्तोली था और एक कुश्की था। देखिए इस जो खेती थी 3 कठिया खेती, इसमें प्रति बीघा तो 20 कट्टा और 3 कट्टा जोत पर नील की खेती करना इनको अनिवार्य था। 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ में राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, महादेव देसाई, जीवी कृपलानी और नरहरि पारिक तथा मजहरुल हक जो थे और एजी रंगा इनके साथ थे। बतक मियां ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी। तो गांधी जी की जान चंपारण के दौरान किसने बचाई थी? तो बतक मियां ने बचाई थी। आगे एक नोट दिया है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगर गांधी जी ने सबसे पहले जो है दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। किसने? एनी बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की क्या कर दी गई थी? घोषणा की थी। तो जो एनी बेसेंट थी उसने क्या किया था? 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा कर दी। फिर मोन्टेग्यू घोषणा के बारे में पढ़ते हैं। मोन्टेग्यू घोषणा जो थी यह 20 अगस्त 1917 को तत्कालीन भारत का सचिव था यह, और मोन्टेग्यू ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में लागू किए जाने वाले कुछ प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की, जिनमें 4 बातों का उल्लेख था। पहला तो क्या था कि ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत में स्वशासन को विकसित करना है, ऐसा उस घोषणा में था। दूसरा ये था कि भाई स्वशासन एकदम ना दिया जा करके विभिन्न चरणों में दिया जाएगा। मतलब स्वशासन हम एकदम से नहीं देंगे, विभिन्न चरणों में देंगे। फिर थर्ड है विभिन्न चरणों का निर्धारण भारतीय द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर करेगा। यानी कि जो चरण हम लागू करेंगे वे भारतीयों का स्वशासन की दिशा में, यह उनकी प्रगति पर निर्भर करेगा। प्रगति के विषय में निर्धारण ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। मतलब जो भी प्रगति पर जो भी विषय में निर्धारण करेंगे, डिसीजन लेंगे, ब्रिटिश संसद लेगी और ब्रिटिश भारत की सरकार ही लेगी। मोन्टेग्यू घोषणा भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। उदारवादी कांग्रेसियों ने मोन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। तो भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो जो मोन्टेग्यू घोषणा है ना 1919, इसको क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये किसने कहा था? उदारवादी जो कांग्रेसी थे इन्होंने कहा था। तिलक ने मोन्टेग्यू घोषणा को सूर्य विहीन उषा काल कहा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य विहीन उषा काल किसने कहा था मोन्टेग्यू घोषणा को? तो तिलक ने कहा था। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की क्या की थी? स्थापना की थी। और यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। यही गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी दिया था और इसमें उन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हित की रक्षा करने के लिए ट्रस्टी होते हैं। एक नोट दिया गया है कि 31 अक्टूबर 1920 को एन.एम. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी। किसने की थी? एन.एम. जोशी ने की थी 31 अक्टूबर 1920 को, और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया था। किसके? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी किसने? एन.एम. जोशी ने, और प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद के मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 में समर्थन में की थी। मतलब जो महात्मा गांधी थे इन्होंने भूख हड़ताल की थी, और ये कब की थी? तो 1918 में यह हड़ताल की थी इन्होंने। अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे इनके समर्थन में इन्होंने यह की थी। गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन भी चलाया था। कहाँ पे चलाया था कर नहीं आंदोलन? तो ये जो खेड़ा है, खेड़ा जिला है गुजरात का, वहां पर 1918 में गांधी जी ने आंदोलन चलाया था। 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट जो था वह लागू किया गया।
और इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद जो व्यक्ति होता था, मतलब जिसपे भी इनको डाउट होता था, उसे बिना किसी मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। परंतु इसके विरुद्ध ना तो कोई अपील, ना कोई दलील और ना ही कोई वकील किया जा सकता था। मतलब जिसपे भी इनको डाउट होता था, ये ऐसे ही उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल देते थे और ना उसके लिए कोई वकील लड़ सकता था, ना कोई दलील हो सकती थी और ना किसी प्रकार की उसकी अपील स्वीकार करते थे। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल भी करवाई थी। कौन के खिलाफ में करवाई थी? तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। काफी इंपोर्टेंट है ये। 13 अप्रैल 1919 को, और कहा हुआ था ये? अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही एक जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति इसमें मारे गए थे। और उस समय पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर माइकल ओ डायर था, जिसने क्या करा था? गोलियां चलवाई थी। ये पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, सर माइकल ओ डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। तो एक भारतीय था हंसराज, इसने क्या किया था? इस डायर का सहयोग किया था। शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। मतलब ये सदस्य था किसमें? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शंकरन नायर, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही महात्मा गांधी ने केसरी हिंद, जो इन्हें 1915 में उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, इस केसरी हिंद उपाधि को, और जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर उपाधि को, तथा रविंद्रनाथ जो टैगोर थे, इन्होंने सर की उपाधि को वापस लौटा दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। केसरी हिंद उपाधि थी वो तो किसने लौटाई थी? महात्मा गांधी ने। राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज ने, और सर की उपाधि जो थी वह रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी वापस। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। किसने किया था? तो यह इसी ही जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किया था। लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में इस कमेटी का क्या किया था? गठन किया था 19 अक्टूबर 1919 में। और इसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय है। 3 भारतीय कौन कौन से थे? सर चिमन लाल शीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण इसके सदस्य थे। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था। किसके नेतृत्व में किया था? मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। मतलब जो जलियांवाला बाग था यह कभी जल्ली नामक एक व्यक्ति था, उसकी संपत्ति थी। आगे बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की। तो खिलाफत आंदोलन जो था यह भारतीय मुसलमानों का जो मित्र राष्ट्र था उसके विरुद्ध, विशेष करके ब्रिटेन के तो खिलाफ और टर्की के खलीफा उसके समर्थन में यह आंदोलन था। मतलब जो खिलाफत आंदोलन किया गया था ये भारतीय मुसलमानों ने अपने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन जो था इसके खिलाफ में किया था, टर्की के खलीफा के समर्थन में यह किया गया था। 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था। तो खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? 17 अक्टूबर 1919 को। 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। कब की थी? तो 23 नवंबर 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के विरोध में उत्तर देते हुए गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की जो पुष्टि है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में की। इसके प्रस्ताव को C.R. दत्त ने प्रस्तावित किया था। तो किसने किया था? C.R. दत्त ने प्रस्तावित किया था। मुस्लिम लीग को सबसे पहले असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और विपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। तो कौन सहमत नहीं था असहयोग आंदोलन से? एक तो मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और विपिन चंद्र पाल। अतः उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखा कि यह तो निष्ठुर बर्बादी है। ऐसा किसने कहा था कि यह तो निष्ठुर बर्बादी है? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले में चोरी चोरा नामक एक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी थी, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। और इसी घटना से दुखित होकर के गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, यानी वहीं रोक दिया। और इस समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। कहां पर थे इस समय जब इन्होंने स्थगित किया असहयोग आंदोलन को? तो ये बारदोली में थे। और ये घटना जो चोरी चोरा की घटना हुई थी ये हुई थी 5 फरवरी 1922 को। गोरखपुर जिला है
यूपी में, वहां पर चोरी चोरा नामक एक स्थान है, वहां पर यह घटना हुई थी। और यहाँ पर क्या किया गया था, तो लोगों ने क्या है, आंदोलनकारी जो थे क्रोध में आकर के इन्होंने थाने में आग लगा दी थी, जिससे वहां का थानेदार और 21 सिपाही जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष की क्या कर दी गई, कड़ी सजा का कारावास दे दिया गया। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को ही रिहा कर दिया गया था। मतलब 13 मार्च 1922 को तो इन्हें गांधी जी को गिरफ्तार किया 6 वर्षों के लिए, लेकिन जब इनका स्वास्थ्य सही नहीं था तो उन्हीं संबंधी कारणों से 5 फरवरी 1924 को इन्हें रिहा कर दिया गया। 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता कौन था, मोतीलाल तेजावत था। ये वन लाइनर आपको इंपोर्टेंट तथ्य दिए गए हैं। 1922 में जो आपका मेवाड़ भील आंदोलन था, इसका नेता कौन था, मोतीलाल तेजावत था। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत ही स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। पूछा जाता है ये कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो यह इलाहाबाद में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। कब की थी, 1923 में की थी। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था उसके अध्यक्ष चुने गए थे। मतलब महात्मा गांधी कांग्रेस में अधिवेशनों में सिर्फ एक बार ही अध्यक्ष चुने गए थे, और वो भी कौन से में, बेलगाम अधिवेशन में जो 1924 में हुआ था। सचिंद्र सान्याल ने 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की क्या की थी, स्थापना की थी। और भगत सिंह ने 1928 में दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो सचिंद्र सान्याल ने की थी 1924 में, और कहां पे, कानपुर में। अगर पूछा जाता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी भगत सिंह ने 1928 में, और ये दिल्ली में की थी। और कहां पे, फिरोज शाह कोटला में, दिल्ली में ही है ये, वहां पे इन्होंने स्थापना की थी। बस इनमें यही अंतर है, देखो यहाँ तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है और यहाँ साथ में सोशलिस्ट आ गया है जो भगत सिंह ने की है। आगे आपको चंद्रशेखर आजाद के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, जिन्हें पंडित जी के नाम से जानते थे। इनका पूरा नाम था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। इनका जन्म स्थान की बात करें तो भावरा झाबुआ एक जिला है, वर्तमान में ये जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश में है। इनकी जन्म तिथि की बात करें तो 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था पंडित सीताराम तिवारी, माता का नाम था जगरानी देवी। और शहीद स्थल जहां ये शहीद हुए थे, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में जो है इनका शहीद स्थल है। शहीद तिथि की बात करें तो 27 फरवरी 1931 को ये शहीद हो गए थे। और संबंधित संगठन जो इनका था, कौन कौन से संगठन से ये जुड़े हुए थे, एक तो नौजवान सभा, प्रति किसान पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो कि भगत सिंह ने स्थापित की थी 1928 में, ये उसके भी सदस्य थे। काकोरी कांड की बात करें तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी में 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर में लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया था। किसने लूटा था, तो यह आंदोलनकारियों ने ही लूटा था 9 अगस्त 1925 को। और ये 10 व्यक्ति थे, सहारनपुर से लखनऊ की एक विभाग था उसका खजाना जा रहा था, तो उसको काकोरी नामक स्थान पे लूटा था, और इसे ही काकोरी कांड के रूप में हम जानते हैं। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। तो किसका था ये विचार, तो राम प्रसाद बिस्मिल का विचार था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहोड़ी और रोशन सिंह तथा अशफाक उल्ला खां को 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। तो किस किस को फांसी दे दी गई थी, एक तो राजेंद्र लाहिड़ी को, राम प्रसाद बिस्मिल को, रोशन सिंह को और अशफाक उल्ला खां को। इनको देती थी 19 दिसंबर 1927 को फांसी। और सचिंद्र सान्याल जो है इनको आजीवन कारावास की सजा मिली थी। मनमथनाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई थी। तो जो मनमथनाथ गुप्त थे इनको 14 वर्ष की क्या हुई थी, कैद हो गई थी। और राम प्रसाद बिस्मिल कहते थे कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं, और फांसी पर ये लटक गए। ठीक है, तो यह कथन किसका था कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं, तो यह राम प्रसाद बिस्मिल का कथन था। आगे आपको एक नोट दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने काकोरी कांड का नाम अब बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया गया है। यानी जो यूपी में आपका योगी सरकार है, इन्होंने काकोरी कांड का नाम चेंज कर दिया और इसे कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन डे। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। संभवतः अशफाक उल्ला खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित किया था। तो किसने किया था ये महिला संघ, अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित, तो ये 1926 में स्त्रियों ने किया था अपने अधिकारों के लिए। और अशफाक उल्ला खां पहले ऐसे भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। साइमन कमीशन
3 फरवरी 1928 को यह भारत आया था। भारत कब आया था साइमन कमीशन? 3 फरवरी 1928 को। और इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते थे। क्यों कहते थे इसे व्हाइट मैन कमीशन? क्योंकि इसमें सभी सदस्य कैसे थे? सभी अंग्रेज थे। 1927 में बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। तो एक बटलर कमेटी आई थी और ये 1927 में आई थी। मुख्य उद्देश्य इसका क्या था कि जो भारत सरकार है और जो देशी राज्य हैं उनके मध्य संबंधों को सुधारना। महाड़ सत्याग्रह भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चवदार तालाब में पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया एक सत्याग्रह था। और 25 दिसंबर 1927 को अंबेडकर ने महाड़ गांव में ही मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन भी किया था। तो मतलब यहाँ पे क्या था कि महाड़ सत्याग्रह क्या ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा चलाया गया था। और 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र का ही एक जिला था रायगढ़ जिला, उसके महाड़ स्थान पर दलितों को एक तालाब था जिसका नाम था चवदार तालाब, वहां पे पानी पीने और उसको इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए, क्योंकि वहां पे उनको पानी नहीं पीने देते थे, तो उनका अधिकार दिलाने के लिए एक सत्याग्रह चलाया था। और किसने चलाया था? भीमराव अंबेडकर ने। महाड़ सत्याग्रह के नाम से ये फेमस है। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 को आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। यानी जो सर्वदलीय सम्मेलन था 1928 में, जिसमें स्वीकार किया गया था किसको? नेहरू रिपोर्ट जो थी इसको अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर अंसारी। नेक्स्ट बात करते हैं कि 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध एक प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय को घायल कर दिया गया और बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब जब साइमन कमीशन आया था तो उसका विरोध हुआ था क्योंकि सभी उसमें सदस्य अंग्रेज थे। तो लाहौर के अंदर ही इसी का विरोध करते हुए पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय जो थे वे घायल हो गए थे और उसी के कारण उनकी मृत्यु भी हो गई थी। कब हुआ था ये? 30 अक्टूबर 1928 को। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दो दल थे जो साइमन कमीशन के समर्थन में थे। एक तो जस्टिस पार्टी थी और एक पंजाब यूनिस्ट पार्टी थी जो कि इसका समर्थन कर रहे थे, किसका? साइमन कमीशन का। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी थी। तो सैंडर्स को गोली मार दी थी किसने? भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने। कब? 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में। पब्लिक सेफ्टी बिल की बात करें तो सब पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर क्या किया था? बम फेंका था। और क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरे कानों पर अपनी आवाज पहुंचाने के लिए है। ये किसने कहा था? तो ये भगत सिंह ने और उनके क्रांतिकारियों ने पर्चे पे कहा था। 8 अप्रैल 1929 को लेजिस्लेटिव जो था असेंबली थी वहां पर खाली बेंचों पर उन्होंने बम फेंका था। मतलब इन्होंने किसी की जान लेना नहीं चाहा था और इन्होंने इस पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में ऐसा किया था। अगर नोट की बात करें तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के जो बम फेंकने के समय असेंबली के जो अध्यक्ष थे विठल भाई पटेल सदारत उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का अपना लक्ष्य घोषित किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवग्रहित तिरंगे को फहराया और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय भी किया था। और इसी के साथ ही प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस ने 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की जो है लक्ष्य घोषित की और साथ ही इसकी अध्यक्षता कौन करी थी? तो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और 31 दिसंबर 1929 की रात थी, रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने एक तिरंगा फहराया था और यह घोषणा की थी कि हम प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और 26 जनवरी 1930 को यह घोषणा की थी इन्होंने। और इसी के साथ ही प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया था। देखिए टोटल 78 सदस्य थे, मतलब इसमें गांधी जी को इंक्लूड करके 79 थे ये। और 12 मार्च 1930 को साबरमती स्थित एक आश्रम से इन्होंने क्या की थी? दांडी के लिए प्रस्थान किया था। और कितना दूर था? 322 किलोमीटर। लगभग 24 दिनों के बाद यह 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक के कानून को तोड़ा और सभी ने अवज्ञा आंदोलन की क्या कर दी? शुरुआत कर दी।
सुभाष चंद्र बोस जो थे, इन्होंने गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह था, इसकी तुलना नेपोलियन के अल्बा से और पेरिस की जो यात्रा थी, उससे इसकी तुलना की है। किसकी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि नमक सत्याग्रह के रूप में गांधी जी ने अपने समर्थकों के साथ चलाया था। बात करते हैं नोट की कि दांडी यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को आंदोलनों में केवल पुरुषों तक सीमित ना रखने के लिए राजी किया था। मतलब इसमें महिलाएं भी शामिल हुई थी। शामिल किसने करवाया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। नमक सत्याग्रह के दौरान ही बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर पर भी विरोध करना चुना था। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था और इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया था? स्थगित कर दिया गया था। कौन से समझौते के बाद? गांधी इरविन समझौते के बाद में। और गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसको दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया और इस प्रस्ताव को बनाने में एमएन राय, मानवेंद्र राय ने नेहरू की मदद की थी। क्या की थी? मदद की थी। और इसी अधिवेशन में गांधी जी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया और गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई थी। यानी कि आपसे पूछा जाए कि कराची अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 1931 को यह हुआ था। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर एक संकल्प प्रारूपित किया था और इस प्रस्ताव को बनाने में हेल्प की थी इनकी एमएन रॉय ने। और इसी अधिवेशन में जो गांधी इरविन जो पैक्ट था, उसे स्वीकार किया गया था और गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाना पड़ा था। मतलब इसमें ना समझौते हुए थे कि एक तो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दो और गोलमेज सम्मेलन में भी, दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है, पहले में तो भाग लिया नहीं था, फिर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आके इन्होंने भाग लिया था और एकमात्र दूसरे में ही इन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग किसने लिया था? भीमराव अंबेडकर ने। आगे बात करते हैं हम। इसी ही समय गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। मतलब ये किसने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं? तो ये महात्मा गांधी के कथन है। इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपका 7 सितंबर 1931 से और 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। मतलब जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, यह 7 सितंबर 1931 से चला और 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में वहां भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन जो था वह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण क्या रहा था? असफल रहा था। और गांधी जी एस राजपुताना जहाज से लंदन पहुंचे और बेसेंटियाना नामक एक इटली के पोत से वापस भारत लौटकर आ गए। यानी ये पूछा जा सकता है कि कौन से जहाज से? तो एस राजपुताना जहाज था, उससे तो ये लंदन पहुंचे थे और वहां से ये बेसेंटियाना इटली के पोत से भारत वापस आ गए थे। और ये सम्मेलन कहाँ पे हुए थे? गोलमेज सम्मेलन लंदन में। नोट दिया गया है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो आपका 12 नवंबर 1930 ईस्वी में एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये 17 नवंबर 1932 में हुआ था। ये सन इसकी काफी इंपोर्टेंट है, तीनों ही गोलमेज सम्मेलन के। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वह जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। कौन था? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड जो था, ये इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था तीनों ही गोलमेज सम्मेलन के समय पर। और आगे आपको दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन में हुई तीनों ही गोलमेज सम्मेलन सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था और ये शामिल हुए थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया था। तो कब लिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस? तो यह लिया गया था 7 अप्रैल 1934 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया था। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। तो कब दे दी गई थी? 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। किसको? सुखदेव को, भगत सिंह को और राजगुरु को। मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? मई 1934 में हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन जो है यह अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था और इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और महासचिव एन.जी. रंगा चुने गए थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का पटना से प्रकाशन किया था। तो हुंकार नामक जो पत्रिका थी, इसका प्रकाशन पटना से किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। और यह किसान आंदोलन की ही पत्रिका थी। राहुल सांस्कृत्यायन इस साप्ताहिक पत्रिका के 1942 में संपादक बने थे। तो कौन सी पत्रिका के? तो हुंकार नामक जो पत्रिका थी, इसके राहुल सांस्कृत्यायन जो थे, ये साप्ताहिक पत्रिका के क्या बने थे? संपादक बने थे 1942 में। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो को हम यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट आपको अगली
सीरीज में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें फ्रेंड्स, और चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।